हाय फ्रेंड्स। एक बिज़नेस अपडेट है एग्रीएल AWL एग्री बिज़नेस का, जो कि आया हुआ था कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपडेट किया है। उनका जब फाइनल रिज़ल्ट आएगा तो ज़रूर उसको भी अपडेट करूँगा मैं। तो उनका जो इस बार का क्वार्टर का सेल का जो उन्होंने अपडेट दिया है वो कोई बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तो नहीं था कहूँगा, लेकिन एटलीस्ट इन लाइन था। और उनका जो एडिबल ऑयल का बिज़नेस है वो करीब 2 से 3% के बेसिस पे ग्रो किया है, सिर्फ 2-3% का ग्रोथ है उसमें। और जो उनका फूड एंड FMCG का बिज़नेस है वो भी करीब करीब ऐसे ही 2 से 3% के बेसिस पे वाई ऑन वाई बेसिस पे ग्रोथ जो दिख रही है, बेसिकली उसके बेसिस पे बात कर रहे हैं। ई कॉमर्स के लेवल पे अच्छा सेल दिखा उनको। ई कॉमर्स में उनका सेल करीब करीब 4,800 करोड़ के आसपास पहुंच गया है पिछले 12 महीने में। तो अगर 12 महीने के लिहाज से देखें तो 4,800 करोड़ ई कॉमर्स का सेल आ रहा है, जहां पर उनको सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है। ऑलमोस्ट 42% के आसपास का ग्रोथ है। और इवन फूड एंड FMCG बिजनेस में भी उनको ग्रोथ अच्छी दिख रही है। इवन आटा और उनका जो ये पल्सेस का बिज़नेस है, आटा और एक और कोई प्रोडक्ट है मैं भूल रहा हूँ, तो वहाँ पर ग्रोथ जो उनको एक्सीडिंगली बढ़िया दिख रही है। ई कॉमर्स के माध्यम से जो उनका सेल आ रहा है वो करीब करीब 40% के आसपास है। बात सब सही है, लेकिन अगर देखें तो मुझे जो एक ट्रिकी पार्ट इनके बिज़नेस में लग रहा है, इनका एक बिज़नेस का एक एडिबल ऑयल का एक बिज़नेस जो है वो उसका रेवेन्यू आता है बांग्लादेश से। एंड इस बात को कहीं मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन मैं ऐसा मान कर चल रहा हूँ कि बांग्लादेश का जो बिज़नेस है वो कुछ शायद डिस्टर्बिंग है। मैंने बिकॉज ऑफ, आप जानते ही हैं, जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस, इंडिया एंड बांग्लादेश का रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं चल रहा है करंट टाइम्स में। उसका एक कुछ इम्पैक्ट है जिसके बारे में कोई डिस्कशन अभी तो नहीं हुआ है, बट सपोजिंगली मैं ऐसा मान कर चल रहा हूँ कि इसकी संभावना है कि जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, उसका एक इम्पैक्ट इनका जो वहाँ का एक बिज़नेस है बांग्लादेश में जो ये बेचते हैं एडिबल ऑयल, उस पर कुछ ना कुछ उसका इम्पैक्ट होगा। एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब फिनेंशियल ईयर का जब वो क्वार्टर का रिज़ल्ट या कॉन कॉल करेगी कंपनी तो उस पर ज़्यादा क्लैरिटी दे, या कोई अगर पूछे तो उस बात की क्लैरिटी वहाँ से आने की संभावना देखता हूँ। तो ये एक पॉइंट है जहाँ पर प्रॉब्लम दिखती है। मैनेजमेंट में चेंज आया है, कोई मिस्टर श्रीकांत हैं वो आए हैं, उनको अब वो बनाया गया है CEO। और उनका ये टारगेट उन्होंने दे दिया है कि फूड एंड FMCG बिज़नेस के रेवेन्यू को अगले 2 से 3 सालों में 10,000 करोड़ पे ले जाना है। जो अभी करीब करीब अगर रफली देखें तो क्वार्टर बेसिस पे बहुत ज़्यादा वहाँ से FMCG फूड एंड FMCG से उनका बहुत ज़्यादा बिजनेस नहीं आता है। अराउंड 10% के आसपास है वहाँ से उनका रेवेन्यू। तो अगर देखें तो बहुत ज़्यादा उनका रेवेन्यू वहाँ से नहीं आ रहा है। तो अब देखते हैं कैसे क्या होगा। एक्सपेक्टेशंस यही है कंपनी की कि वो इसको, उन्होंने ये कहा है कि अगले 2 से 3 साल में वो इसको 10,000 करोड़ पे ले जाएंगे। तो 1,700 करोड़ की अभी सेल है, यहाँ से वो अगर जो मैं जंप देख रहा हूँ वो मल्टीफोल्ड दिख रहा है उनको अगले 2 से 3 साल में। तो वो उनका कहना है कि हम उस तरफ कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली एक प्लांट उनका गोहाना में प्लांट आना है, हरियाणा में कहीं। तो वो एक्सपेक्टेड है शायद मार्च के बाद, इस फोर्थ क्वार्टर के बाद से वो ऑपरेशनल हो जाएगा। तो वहाँ से उनको वो फूड के आइटम्स का वो प्रोडक्शन जो है उसको पुश इन करने की कोशिश करेंगे, वहाँ से सेल लाने की कोशिश करेंगे। तो ये ट्रेजेक्ट्री है, बेसिकली ये वही बात है जो मैंने पहले डिस्कस किया था। आप अगर मेरे पुराने 2 वीडियो उठाकर देखें तो उन दोनों ही वीडियो में मैंने इस बात को डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ कि मैंने पिछला अभी जो मेरा लास्ट वीडियो था AWL पे, तो मैंने यही कहा था कि जब तक कोई डिफरेंशिएटिंग प्रोडक्ट या फूड एंड FMCG या रेवेन्यू मिक्स में कोई चेंज नहीं आए कंपनी के, तब तक इस बात की संभावना कम दिखती है कि कुछ बेहतर होगा। क्योंकि जब फूड एंड FMCG या इस तरीके के प्रोडक्ट्स कुछ वो बनाएंगे तो उनका ये जो मार्जिन का लेवल जो 2 से 4% के बीच रहता है, ये मार्जिन का लेवल थोड़ा ऊपर जाएगा एटलीस्ट। अब क्या लेवल रहेगा वो भी अभी उन्होंने कोई गाइड नहीं किया है। उनका एक्सपेक्टेशन ये है कि वो 10,000 करोड़ अपने सेल को ले जाएंगे। ओवरऑल सेल उनकी 25,000 करोड़ की होगी, तो 10,000 करोड़ यहाँ से सेल आएगी। तो
एक्सपेक्टेशंस ये है कि उनकी अब कोशिश एडिबल ऑयल के बिज़नेस को बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने की नहीं है, वो सब्सटेंशियली जैसे चलेगा वैसे चलेगा। उनका बेसिक फोकस जो है फूड एंड एफएमसीजी पे ज़्यादा ज़ोर है उनका, फॉर्च्यून ब्रांड का इस्तेमाल करेंगे वो। तो ये एक प्रॉब्लम मुझे दिख रही है कि एडिबल ऑयल में बांग्लादेश वाला पार्ट जो है, जो मैंने एक्सप्लेन किया कि वो एक दिक्कत मुझे दिख रही है। और ये जो डिफरेंशिएटिंग प्रोडक्ट के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था, तो वो भी एक पॉइंट है जिसको देखने वाली चीज़ है। अब अगर चार्ट के लिहाज से, क्योंकि इसमें एक किसी का मेरे पास कमेंट भी आया, उन्होंने भी यही पूछा कि ये शेयर चल नहीं रहा है और कब उठेगा तो ऐसा सवाल था उनका। मैं इसको गलत नहीं लूँगा, लेकिन अगर आप प्राइस वाइज कनेक्शन देखें तो स्टॉक इस समय जो है करंटली 212 या 13 रुपए के आसपास है। तो ये अपने आईपीओ प्राइस के भी नीचे चला गया है। और अगर आप मेरा पुराना वीडियो उठाकर देखें, जब मैंने प्राइस एक्शन की बात की थी तो मैंने यही कहा था कि स्टॉक जो है वो स्टेज 3 में है। स्टेज 3 में कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है, और अगर ब्रेकडाउन नहीं करता है तो संभावना होगी कि यहाँ से एक रिवर्सल बन सकता है आने वाले समय में। लेकिन हुआ ये कि वो कंसोलिडेशन जो वो कर रहा था वहाँ से ब्रेकडाउन आ गया है, एंड 230 का लेवल था, उसको तोड़कर स्टॉक नीचे चला आया है। तो अगर प्राइस वाइज अगर देखें इस चीज़ को, तो मुझे एक्सपेक्टेशंस ये है कि अभी यहाँ से भी नीचे गिरने की संभावना ज़्यादा दिख रही है मुझे, क्योंकि अब ये अननोन टेरिटरी में है। आईपीओ प्राइस के भी नीचे चला जाना इट टेल्स यू कि माने अब ये कितना गिरेगा और कहाँ जाके कंसोलिडेट करेगा ये कोई नहीं कह सकता। तो मैं उस गेस वर्क में नहीं जाऊँगा। मेरा ये मानना था, मेरा जो असेसमेंट था चार्ट वाइज पे, वो यही था कि इसमें संभावना ये बन रही है कि ये कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है और ब्रेकडाउन दे सकता है। तो ब्रेकडाउन इसने दे दिया है ऑलरेडी, ये नीचे चला गया है अपने आईपीओ प्राइस के लिए 230 से तोड़कर 225 के आसपास शायद इसका आईपीओ प्राइस था, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है। तो मैं देख रहा था, जो चार्ट से देखकर समझ में आया कि उसको भी नीचे तोड़कर 212 के आसपास है इस समय करंटली, 212 या 213 पे। तो ये दिख रहा है कि अभी यहाँ से भी करेक्शन की संभावना मैं देखता हूँ इसमें। एंड करेक्शन होने का इट्सेल्फ ये इंडिकेशन है एक तरीके का कि इसमें स्टॉक में अभी जो है क्योंकि ये अपना बिज़नेस का मॉडल चेंज कर रहे हैं और अभी तक एडिबल ऑयल पे ज़्यादा भरोसा कर रहे थे। कितना आगे ग्रोथ दिखेगी फूड एंड एफएमसीजी पे, इस बात पे बहुत कुछ निर्भर करेगा स्टॉक के आगे के परफॉर्मेंस को। तो आगे भी इसको ट्रैक करेंगे, क्वार्टर का जब रिज़ल्ट आएगा तो फिर मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन प्राइस एक्शन इस समय जो बन रहा है ऑन द चार्ट के बेसिस पे, तो वो ये दिखा रहा है कि कंसोलिडेशन के बाद भी ब्रेकडाउन हो रहा है। तो जब तक ये कंसोलिडेट करके अपने एक कंसोलिडेशन फेज़ में जाकर वहाँ से एक रिवर्स बैक ना करे, तब तक हमको देखना पड़ेगा इसको। वहाँ से एक रिवर्सल का साइन बनेगा जब कंसोलिडेशन पूरा होगा, और या फिर वहाँ से एक सर्ज दिखे स्टॉक में ऊपर की तरफ, तो रिवर्सल तभी मानेंगे। अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लिहाज से देखें तो 230 का एक लेवल अब बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया, बिकॉज़ वो एक इनका ऑलमोस्ट, आप इसको जानते ही हैं कि वो इनका एक सपोर्ट ज़ोन था। सपोर्ट ज़ोन तोड़कर वो अब उसके भी नीचे चला गया है स्टॉक। तो जब तक 230 के ऊपर ना जाए, अब वो रेजिस्टेंस लेवल हो गया है 230, तो इस बात को भी ध्यान रखिए। तो शॉर्ट टर्म में तो अभी मुझे नेगेटिव ही दिख रहा है। बाकी ये था बिज़नेस अपडेट कंपनी का। सेल में कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। स्टॉक का एक सिंपल सा अपडेट आपके सामने रखा। जब क्वार्टर रिजल्ट आएगा तो आगे इसको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।